वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है बीएसएससी की, जो कि बिहार एसएससी की वेबसाइट है। और बिहार एसएससी ने बम्पर वैकेंसी निकाली है आप सबों के लिए। तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी सारी हैं और किस किस पद के लिए है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये सभी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, आपके सारे सवाल का जवाब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले देखेंगे, ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन है, आवश्यक सूचना। 6 अप्रैल 2022 यानी आज के दिन ही, जिस दिन मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ, इसी दिन ये उपलब्ध कराई गई है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए 1/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोग के वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित कर दिया गया, यानी नोटिस डाल दी गई है, ये इन्होंने यहाँ पर कहा है। ठीक है, अब इसमें याद रखना है कि थर्ड ग्रेजुएट लेवल है ये। ठीक है, तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं ना, तीसरा स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। तो थर्ड ग्रेजुएट लेवल ये वैकेंसी है और बीएसएससी ने निकाली है। तो पूरी वैकेंसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चलिए, अब हम लोग पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। तो ये नोटिफिकेशन है और इसको आपको सेव करके रखना अच्छी तरह से। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम इसका दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो EDUJOSH के नाम से, अब अगर आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे एडुजोस, तो हमारा टेलीग्राम का चैनल जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि कब है? 14 अप्रैल 2022, यानी 14 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन आवेदन आप भर सकते हैं। और जो फॉर्म है इसकी भरने की अंतिम तिथि कब तक है? 17 मई 2022। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियां से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई और उसके हिसाब से ऑनलाइन आवेदन जो है वो आमंत्रित किया जाता है। ये कौन सा है? तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। अब इसमें कौन कौन से पद हैं, सबसे पहले वो हम लोग जानेंगे। देखिए, पहला पद है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पद है, सचिवालय सहायक का। काफ़ी इंपॉर्टेंट पद है और काफ़ी वैकेंसी है इसके अंदर। 558 जनरल के लिए है, अनारक्षित कैटेगरी में। अच्छा, ध्यान यहाँ पर ये रखना है, 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए जो सीट है वो रिजर्व है, यानी आरक्षित है। टोटल यहाँ पर बात करें अलग अलग कैटेगरी में, जैसे EWS के लिए 136, पिछड़ा वर्ग 154, ये सब सचिवालय सहायक की बात कर रहा हूँ। लेवल 7 स्नातक स्तरीय परीक्षा है ये, सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर आता है। 264 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति 201, अनुसूचित जनजाति की कोई सीट नहीं है, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 47, कुल मिलाकर 1360 पद हैं जो कि सचिवालय सहायक के हैं। इसी तरह से योजना सहायक के टोटल कितने पद हैं? योजना सहायक के 125 पद हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये अलग से वैकेंसी देखिए, ये भी है 191, 37, 55, 95, ये महिला के लिए। ठीक है, 460 है। अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे है योजना सहायक, इसी तरह से कैटेगरी वाइज अलग अलग करके 125 और 40 यहाँ पर है। इस तरह की टोटल सीट है। अगला जो है वो है मलेरिया निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के अंदर आता है, लेवल 7 का है ये, और इसमें विज्ञान संकाय में स्नातक होना चाहिए या फिर ये समकक्ष होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन या विज्ञान में। ये तो देखिए, यहाँ पर विज्ञान संकाय में स्नातक इन्होंने लिख दिया है या फिर समकक्ष लिख दिया। तो देखिए, BSc जो है वो साइंस होता है, और साइंस में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो, या फिर समकक्ष का मतलब यही होता है कि समकक्ष का मतलब तो आप सीधे कह दिए ग्रेजुएशन, तो फिर विज्ञान संकाय अलग से नहीं देना चाहिए। अगर दिया, जैसे कि यहाँ स्नातक है, इसमें कोई भी स्नातक वाला फॉर्म भर सकता है। विज्ञान संकाय का मतलब है साइंस से स्नातक होना चाहिए। फिर समकक्ष भी कर देते हैं, तो समकक्ष अगर कर दिया तो फिर कोई भी ग्रेजुएशन वाला यहाँ पर भर सकता है फॉर्म। ठीक है, अब देखिए स्नातक के साथ अगला जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C का, लेवल 6 के अंदर आता है। इसमें मात्र एक वैकेंसी है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, एक वैकेंसी है। और ये तो फॉर्म आपको भरना है, फॉर्म भरने के बाद आपको सिलेक्शन होगा उसके अंदर कि किस पद के लिए, तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब देखेंगे उसमें हम देखेंगे। तो ये था अभी। और एक है अंकेक्षक, ये कार्यालय निबंधक सहयोग समिति, लेवल 5 के अंदर आता है, और स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक, यानी कॉमर्स होना चाहिए या फिर मैथमेटिक्स से जो ऑनर्स होंगे उनके लिए है ये। ठीक है, मैथमेटिक्स से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या कॉमर्स से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनकी सीट है ये, बाकी इसमें समकक्ष इन्होंने नहीं लिखा है। तो ये कुल मिलाकर हमने जो पद देखे उसमें 880 यहाँ पर पद हैं, उसके बाद 207 हैं EWS के लिए, 880 हो गया जनरल के लिए, उसके बाद हो गया पिछड़े वर्ग के लिए कितना,
292, 448 हो गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 342, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, जो महिला हैं पिछड़े वर्ग की उनके लिए 71, और इस तरह से टोटल पदों की संख्या 2187, यानी टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2187 वैकेंसीज हैं जो आपको याद रखनी है, और ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी आई है इस बार बिहार सरकार की तरफ से। अब आगे देखते हैं यहाँ पर इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है। ठीक है, अब देखिए उपर्युक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक हैं जो कि घट बढ़ सकती हैं कभी भी। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी क्षैतिज शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्तरीय होगी, आयोग को संसूचित की जाएगी, तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। यानी फ्यूचर में अगर कोई ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज आती है, ठीक है, और उसकी सूचना विभाग को मिलती है, तो फिर उसको भी इसमें ऐड किया जा सकता है। ये बात यहाँ पर इन्होंने कही है। अब आगे देखते हैं शिक्षण जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना होगा। यानी ये जो हमने ऊपर डिटेल दिया कि किस विषय से स्नातक होना चाहिए, वो या फिर स्नातक जो कि लिखा हुआ है कि वो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। तो आपके मन में ये सवाल हो कि आप कब पास हुए, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 17 मई तक। अगर 17 मई तक 2022 वालों का रिजल्ट आ जाता है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आरक्षण। आरक्षण ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा, यानी अनारक्षित कैटेगरी के अंदर जो है उनको रखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। एक खास बात आपको ये याद रखना होगा, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, उनको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर एवं तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार का पद नाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो इस बार ये भी ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म भरेंगे उस वक्त आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का जो नंबर है, जो उसमें नंबर इंगित होता है ऊपर में, वो नंबर एंटर करना होगा, और किसके द्वारा जारी हुआ है, किस दिन जारी हुआ है, तिथि भी लिखनी होगी। तो पहले आपको आवासीय बनवाना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा वैलिड नहीं होगा। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन यानी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा, यानी जनरल कैटेगरी में उनको माना जाएगा। अब आगे देखिए 8 पेज का ये टोटल नोटिफिकेशन है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इसी तरह से उनको संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तो उन सब के पास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सब के पास भी ये जो क्रीमी लेयर का जो रहित प्रमाण पत्र है वो आपको वैलिड होगा, और वो उसके लिए भी आपके पास जो है ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी निर्गत संख्या, तिथि और ऑनलाइन आवेदन में निर्दिष्ट कॉलम में उसको अंकित करना होगा। तो जो भी प्रमाण पत्र आपसे यहाँ पर बताया गया है, इन सब का जो नंबर है, निर्गत प्रमाण पत्र संख्या, वो उसके अंदर एंटर करना होगा। साथ ही वो किस दिन इशू हुआ वो एंटर करना होगा, कहाँ से इशू हुआ वो लिखना होगा। काउंसलिंग के समय भी वही डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा। अब आगे देखिए, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम एवं पता से। ठीक है, तो जो भी लड़कियां हैं, शादीशुदा हैं, जो विवाहित हैं, उनको जो ये आरक्षित का कोई भी फायदा लेना चाहते हैं, जैसे क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र है उनके पास या जाति प्रमाण पत्र है, तो वो अपने पिता और जो उनका निवास है पिता का, वहां से बनवाना चाहिए। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक में ये जो चीज़ें लिखी हुई है कि प्रोन्नति नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार बदलाव नहीं किया जा सकता है।
अतः प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो भी अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वो उसी श्रेणी के लिए मान्य होंगे। अब आगे देख लीजिए, आगे जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे क्योंकि चीज़ें बहुत सारी लिखी हुई है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी अभ्यर्थियों के लिए 2% सीट जो है वो रिजर्व होती है। ये आप सबको पता है, बिहार की हर वैकेंसीज में ये होता है। आगे इसके बाद देख लीजिए, अब यहाँ पर एक बात बोल्ड लाइन में लिखी हुई है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अभ्यर्थी के द्वारा आरंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र वार नंबर, तिथि एवं निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का पद नाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा के आवेदन में यही विवरण अंकित रहेंगे। काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल रूप से जो है वो मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यानी उस समय ओरिजिनल कॉपी आपको जो है वो प्रस्तुत करनी होगी। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए काउंसलिंग के पश्चात कोई समय दे नहीं होगा, यानी काउंसलिंग के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट देने के लिए समय नहीं मिलेगा। सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना आवश्यक है। अब उम्र की बात करते हैं। 1 अगस्त 2021 के आधार पर की जाएगी उम्र की गणना, और वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार के द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी इस उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग कहलाता है। इसके संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा जो है वो निम्नवत होगी। न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 18 साल 19 साल 20 साल वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते। कम से कम 21 साल जो है वो उम्र होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, 18 साल वाला कोई ग्रेजुएशन कर भी नहीं सकता। ठीक है, तो 21 मतलब कर, वैसे तो आप लीगली जो है अगर आप पूरे प्रोसेस में जाएं, क्लास 10 करते हैं तो 15 साल आपको लग ही जाते हैं। उसके बाद 3 साल में आपका जो 2 साल में जो आपका 12th होता है, फिर 17 साल हो जाते हैं, फिर 3 साल करेंगे तो 20 साल, तो 20 साल तो ऐसे ही उम्र हो जाती है। अधिक आयु की जो सीमा है वो अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष है। अनारक्षित वर्ग जो है जो वो महिला के लिए 40 वर्ग है 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है पुरुष महिला, इसमें 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं परीक्षा जो शुल्क है वो कितना है, परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, क्योंकि ये सबकी क्वेरी होती है। सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 540 रुपया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जाति जनजाति के लिए 135 रुपये। यहाँ पर स्थायी निवासी इसलिए कहा गया है कि बाहर के जो भी लोग हैं उनको ये आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, उनको सामान्य कैटेगरी में माना जाएगा, तो उनके लिए 540 रुपया ही है। सभी श्रेणी की महिला सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपया। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष महिला के लिए 540 रुपये। क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए, ऑनलाइन आवेदन आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूपीआई जो भी आपके पास है, और वो 14/4 से लेकर 15/5 तक जमा किया जा सकता है पेमेंट गेटवे ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से ये नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी के द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। तो जो भी डिटेल आपसे मांगी जाएगी ऑनलाइन में वो सभी डिटेल आप वहाँ पर भरेंगे, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, 2010 के आलोक में ये जो नियमावली है उसके अंदर ये कहा गया कि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी, यानी नॉर्मलाइजेशन जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, यानी उसमें ऑब्जेक्टिव होगा। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थी का चयन होगा, यानी 2100 वैकेंसी है तो 2100 गुने 5 आप कर लीजिए, इतने लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उनका जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वो देखिए, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच जिसको हम लोग कंप्रीहेंशन लॉजिक या रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं। प्रश्न के बारे में हमने बात कर ही लिया। प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा, यानी 150 क्वेश्चन के लिए आप 4 अंक कहें तो 600 मार्क्स का पूरा जो है वो एग्जाम होगा प्रारंभिक।
और अगर गलत होता है आपका क्वेश्चन तो 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी 24% जो 25% की मार्किंग है, ये आप याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक खास बात इस एग्ज़ाम में ये भी होता है कि बीएसएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आप 3 पुस्तक साथ में ले जा सकते हैं। और वो पुस्तक कौन कौन सी है? सामान्य अध्ययन, गणित और सामान्य विज्ञान। पुस्तक कौन कौन सी होगी ये ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी, बीएसईबी या आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही ले जा सकते हैं, ल्यूसेंट वगैरह नहीं ले जा सकते, ये ध्यान रखिएगा। किसी विषय से संबंधित गाइड पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि नहीं ले जा सकते हैं। तो जो टेक्स्ट बुक है, जो स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती है सरकारी स्कूलों में या सीबीएसई में, या सीबीएसई की बुक भी नहीं है, आईसीएसई, बीएसईबी और एनसीईआरटी की जो बुक है वो आप ले जा सकते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ ले जाने वाली पुस्तक पर अपना नाम और रोल नंबर जरूर लिखेंगे, तभी वो बुक आपको ले जाने दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। तो सामान्य अध्ययन के लिए क्या है, समसामयिक विषय के लिए क्या है, और इसके बाद सामान्य विज्ञान के लिए क्या है, भारत और उसके पड़ोसी देश हैं उसके लिए क्या है, सामान्य विज्ञान एवं गणित के लिए क्या है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल है ये सामान्य विज्ञान में। गणित के अंदर इस तरह से संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न जो नॉर्मल है, ये सब कुछ नहीं है। आपने अक्सर एग्जाम में ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। जिन लोगों ने भी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम दिया है या फिर एसएससी, रेलवे का एग्ज़ाम दिया है, उन सबको पता है कि क्या पूछा जाता है। ठीक है, मानसिक क्षमता जांच, इसके अंदर जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स की भी बात यहाँ पर की गई है। क्वालिफाइंग मार्क्स में लिखा गया है कि जो लोग न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है, और वो न्यूनतम कितना है वो बताया गया है। सामान्य वर्ग यानी जनरल के लिए 40% अंक जो है वो लाना जरूरी है। जैसे कि हमने बताया 150 क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो ये 600 का एग्ज़ाम हुआ। तो 600 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, 600 मार्क्स में 40% आपको कह रहे हैं कि न्यूनतम लाना है, यानी 240 नंबर तो लाना ही लाना है। इससे जो कम लाएंगे वो तो ऐसे ही उनको छांट दिया जाएगा, उनको फेल घोषित कर दिया जाएगा। उसी तरह से पिछड़े वर्ग में बताया गया है 36.5%, अत्यंत पिछड़े वर्ग में 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला जो सभी वर्ग की हैं 32%, दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन के अंदर आपको 60 क्वेश्चन जो है वो मिनिमम सही कर रहे हैं, तभी आप जो है वो सामान्य वर्ग के अंदर क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर तो फिर मेरिट बनेगी, मेरिट में अगर आप आते हैं तो आपका नाम आएगा मेंस के लिए, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, अगर मेंस एग्जाम होता है, क्योंकि बता रहे हैं कि 40,000 से ज़्यादा फॉर्म अगर भरा गया तो 100% भरा जाएगा। बिहार में 40,000 से कम बच्चे थोड़ी ना जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम देंगे, इससे ज़्यादा हैं, तो ऑटोमेटिकली आप जो नोटिफिकेशन में उन्होंने पहले लिख दिया कि 40,000 से ऊपर अगर कोई होता है तो कई चरणों में परीक्षा ली जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है ये एक बार फिर से आपको बता दी जा रही है, 14 अप्रैल 2022, अंतिम तिथि 17 मई 2022। और जो वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा जाएगा ये bssc.bihar.gov.in पर ये फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी जिसमें हमने बीएसएससी की वैकेंसी के बारे में बात की। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक ये बात पहुँच सके। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।